नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक की शुरुआत आज शहीदों से। 26 शहीद जवान जो शहीद हुए हैं। उनसे व्यक्ति से बात किया है जी, और जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद है। मैंने अपने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को यह कहा है तुरंत वहां पर पहुंचने के लिए, और वहां पर वो पहुंचेंगे। और कल किसी समय मैं भी रायपुर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। जानकारी जो बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं समझता हूँ इसे हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सरकार मान रही है ये एक चुनौती है। एक तस्वीर ये, दूसरी तस्वीर श्रीनगर से चलकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। तरफ से गोली तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, तो इसके बारे में वो संजीदगी से सोचे कि किस तरह से रियासत की भरपाई हो। उनको पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। जो वहाँ के हालात है उसमें आप देखेंगे 2-3 महीने में पूरा बदलाव आएगा। वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहाँ पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। अंतर्विरोधों के बीच स्थितियां उलझी हुई है। दस्तक में बात आज इन सब की होगी, लेकिन शुरुआत में जिक्र हमने शहीदों का किया है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका है जहां एक तरफ उड़ीसा की सीमा, एक तरफ आंध्र प्रदेश की सीमा, एक तरफ तेलंगाना की सीमा, और नक्सली इस इलाके में किसी भी तरीके का कोई निर्माण कार्य होने नहीं देते हैं। रिपोर्ट देखिए। 26 जवान शहीद, 11 जवान गंभीर रूप से घायल, 7 जवान लापता। ये सभी सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के हैं। और आज सुबह इसका बिल्कुल अंदेशा इन जवानों को नहीं था कि जिस सड़क को वह खुलवाने जा रहे हैं, उस सड़क के निर्माण के बाद वहीं पर नक्सली घात लगाकर हमला कर देंगे। 300 की तादाद में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की उस पूरी कतार को ही घेर लिया, जिस कतार के साथ जवान सड़क निर्माण के बाद उस रास्ते को खुलवाने जा रहे थे जो कई राज्यों से सुकमा को जोड़ती। क्योंकि छत्तीसगढ़ का सुकमा ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है। एक तरफ उड़ीसा का मलकानगिरी का इलाका, तो उससे सटा हुआ आंध्र प्रदेश की सीमा, और उससे लगी हुई तेलंगाना की सीमा। और नक्सलियों ने इस पूरे इलाके में जिस तरह अपनी पैठ बना रखी है, उसमें सड़क निर्माण उनके लिए घातक हो सकता है। तो सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जब सुकमा के बुरकापाल और चिंता गुफा के इलाके से निकला, तब 3 तरफ से नक्सलियों ने हमला बोल दिया, और हालात महीने भर पहले के हर किसी को याद आ गए। क्योंकि महीने भर पहले 11 मार्च को सुकमा में ही नक्सलियों ने 11 जवानों की हत्या कर दी थी। उस वक्त इसे इस बरस का सबसे बड़ा हमला बताते हुए सरकार हिल गई थी। लेकिन महज 1.5 महीने बाद, यानी आज, नक्सलियों ने जिस तरह खून की होली खेली, उसने साफ कर दिया कि नक्सली सरकार की कोशिशों पर हावी है। वहीं जवानों के मुताबिक वह सुकमा के दोर्नपाल के पास सड़क निर्माण की गतिविधियों का जायजा लेने निकले थे, और उसी वक्त 300 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला किया। और उनके जो भी मूवमेंट उस पूरे इलाके में हो रहे थे, उसके बारे में जानकारी नक्सलियों ने गांव वालों के सहयोग से ली। गांव वाले भी मिले हुए थे, ग्रामीण भी मिले हुए थे, तो लगभग सभी ने मिलकर हमारे ऊपर अटैक किया है। और सभी के पास ऑटोमेटिक वेपन थे, ऑटोमेटिक हथियार, जो कि AK-47 SLR इंसास राइफल है, उस हथियार से हमारे ऊपर फायर किया है। और जानकारी यह भी आ रही है कि नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। तो सवाल कई है। मसलन, क्या नक्सलियों के पांव उखड़ रहे हैं इसलिए उन्होंने हमले में तेजी की है, जैसा राज्य सरकार दावा करती है, या फिर बुनियादी सुविधाओं से महरूम गांव वाले अब खुलकर नक्सलियों का साथ देने लगे हैं, लिहाजा ग्रामीणों की आड़ लेकर नक्सलियों को हमला करने में दिक्कत नहीं हो रही, या फिर नक्सलियों से हमले से निपटने के लिए कोई रणनीति इस दौर में है ही नहीं। क्योंकि हर हमले के बाद तमाम मंत्री संतरी एक ही बयान देते हैं कि यह चुनौती है। तब जानकारी सब प्राप्त हुई है, जानकारी जो बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं समझता हूँ इसे हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। फिलहाल मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली दौरा रद्द कर रायपुर पहुंच गए। उन्होंने आज रात अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने भी हालात की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई है। लेकिन इतनी कवायद के बीच सवाल कई हैं। हर किसी को याद 2010 भी आ सकता है, जब इस इलाके में नक्सलियों ने हमला कर 76 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया था। तो सवाल कई हैं।
लेकिन बड़ा सवाल यही, नक्सलियों पर नकेल कौन कसेगा, कैसे कसेगा और हमले रुकेंगे कैसे? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बार फिर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। 1.25 महीने के अंतराल के भीतर ही नक्सलियों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। 11 मार्च को सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे, जबकि 24 अप्रैल को 26 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। राहत भरी बात यह है कि जो 7 जवान सीआरपीएफ के लापता थे वो सुरक्षित अपने बैरक लौट आए हैं। फिलहाल तमाम शहादतों के बावजूद सीआरपीएफ के मनोबल में कोई कमी नहीं आई है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। और यहां से निकलिए तो आप श्रीनगर लिए चलते हैं, घाटी का इलाका जहां पहली बार स्कूल कॉलेज, वहां से निकलकर बच्चे अगर सड़क पर हैं तो इसके मतलब क्या है? स्कूल खुले और हाथों में पत्थर, पीठ पर बस्ता और हाथों में पत्थर। क्या लड़के क्या लड़कियां, क्या सरकारी स्कूल और क्या प्राइवेट स्कूल, सभी सड़क पर। तो फिर क्या वादी के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिन कंधों पर आने वाले वक्त में कश्मीर संभालने का जिम्मा होगा, उनके सामने मौजूदा वक्त में अंधेरा इतना घना है कि पत्थरबाजों की कतार में खड़े होकर हर छात्र छात्रा पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे रहा है। या फिर खुद पत्थर उठाकर बंद रास्तों को खोलने का प्रयास कर रहा है। या फिर हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि स्कूल कॉलेज के रास्ते छोड़ सड़क पर पत्थर फेंकना हर किसी की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की चुनी हुई सरकार होकर भी दिल्ली के दरवाजे पर खड़ी है। आपस में कन्फ्रंटेशन हो गया, एक तरफ से पथराव, दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां गवर्नेंस भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल। महबूबा श्रीनगर में नहीं, दिल्ली में इसका जिक्र कर रही है। तो महबूबा के सामने मुश्किल जो भी हो, लेकिन वादी में छात्र छात्राओं के हाथ में पत्थर होने का मतलब है कि वादी के 11 जिले श्रीनगर, गांधरबल, बडगाम, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, बारामूला, बांदीपुरा, कुपवाड़ा और करगिल के तकरीबन 15,56,147 रजिस्टर्ड बच्चे जो घाटी के 14,176 स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने भविष्य की मुश्किल तस्वीर उभरने लगी है। क्योंकि श्रीनगर के मौलाना आजाद सड़क पर पत्थर फेंकने वाले ये छात्र छात्राओं का हुजूम एसपी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं का। और बीते 9 महीने का सच यही है कि 8 महीने स्कूल कॉलेज बंद रहे और उसके बाद 1 मार्च को जब ये खुले तो हालात कभी ऐसे आए ही नहीं कि लगातार हफ्ते में 5 दिन भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हो पाती। और इसका असर हायर सेकेंडरी में पढ़ाई कर रहे तकरीबन 1.5 लाख छात्र छात्राओं के सामने बिना पढ़ाई परीक्षा का है। 8वीं से 10वीं के बीच पढ़ाई कर रहे 2,44,725 छात्रों के सामने सिवाय ट्यूशन के कोई पढ़ाई है ही नहीं। यानी घाटी के लड़के लड़कियां कौन सी पढ़ाई कर कौन सी डिग्री हासिल करेंगे और भविष्य का कश्मीर होगा कैसा, उसकी लकीर क्या इसी अंधेरे में खींची जा रही है। स्कूल भी नहीं जा पाते हम। जैसे मैं आज स्कूल गया तो मुझे नहीं पता है कि कल मैं स्कूल जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि हड़ताल होती रहती है। स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आज के दिन में, जो उसे नहीं करना चाहिए। आप इंडिया की दूसरी स्टेट्स में स्टूडेंट को देखिए और यहाँ श्रीनगर या कश्मीर के किसी भी एरिया के स्टूडेंट को देखिए, वो ऑब्वियसली थोड़ा लैग करता है, थोड़ा बैक करता है, बिकॉज उसको ये सब मुश्किलें जो है उसको फेस होती हैं। तो इन छात्र छात्राओं के सामने तो कोई रास्ता घाटी में किसी को दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन आज जब राज्य की सीएम दिल्ली पहुंची और मीडिया के सामने आकर वाजपेयी के दौर को याद किया तो बहुतेरे सवाल पीडीपी के अतीत को लेकर भी खड़े हो गए। अशरफ वानी की ये रिपोर्ट थी। कौन से सवाल खड़े हुए हम इस पर आए, उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा, एक तरफ कश्मीर का सवाल। इन स्थितियों के बीच हमने तय किया कि बीते 16 बरस की परिस्थितियों को जरा समझें, कितने हिंसा इन जगहों पर हुई है। देश के भीतर का सच यही है, कश्मीर में आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद, तो मध्य भारत में नक्सलवाद।
और बीते 16 बरस का सच यही कि कुल 45,469 लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर में 21,063 मौतों को बांट दिया जाए तो 5,262 नागरिक मारे गए, 3,335 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, 12,466 आतंकवादी मारे गए। लहूलुहान नॉर्थ ईस्ट भी हुआ है, जहां का 90% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और वहां उग्रवाद की वजहों से 12,281 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 5,112 नागरिक हैं, 1,130 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए, 6,039 उग्रवादी मारे गए। वहीं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 35 जिलों में बीते 16 बरस में 12,125 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 4,900 नागरिक गरीब, पिछड़े, आदिवासी, किसान रहे हैं। 4,628 माओवादी मारे जा चुके हैं और देश के भीतर की हिंसा से जूझते 2,500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब क्या सियासत के आसरे ही खोजना होगा। इस बात का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के सीएम दिल्ली में थी तो उन्होंने जिक्र वाजपेयी से आगे बढ़ने का किया। तो रिपोर्ट देखिए जरा। बातचीत से बहुत बातें हुई थी। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट रोड खुला था। बातचीत से हमारे बॉर्डर्स में सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में। बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं। तो दिल्ली पहुंचकर महबूबा मुफ्ती ने चाहे वाजपेयी को याद कर मौजूदा वक्त से मुंह चुराने की कोशिश की, लेकिन महबूबा की राजनीति के ही पन्नों को पलटे तो वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते वक्त 2002 में महबूबा को सोनिया गांधी अच्छी लगी थी, क्योंकि तब कांग्रेस ने सत्ता में आने पर आतंकवादियों से बातचीत करने की बात कही थी और उनके साथ खड़े होने पर महबूबा को लगने लगा था चुनाव जीत जाएंगे। तो कश्मीर की सियासत में कौन कब कहां खड़ा हो जाए, और आज अगर मासूम हाथों में भी पत्थर थमाने का सवाल है तो फिर याद कीजिए पिछले बरस संसद में पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग ने युवा कश्मीरियों के हाथों में बंदूक थमाने के लिए जिम्मेदार ठहराया किसे था। तो पीडीपी ही अभी सत्ता में है और पीडीपी की ही मुखिया जब कश्मीर के हालातों को लेकर दिल्ली से सवाल कर रही है तो ये सवाल हर जहन में आएगा ही, महबूबा सत्ता बचाने के लिए दिल्ली पहुंची हैं या फिर दिल्ली की लगाम के बगैर कश्मीर की सत्ता कोई अपने मुताबिक चल नहीं सकती। और शायद इसीलिए जिस वक्त घाटी के बिगड़े हालात को सुधारने के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती दिल्ली के पीएम और गृह मंत्री से माथापच्ची कर रही थी, लगभग उसी वक्त श्रीनगर में छात्र सुरक्षा बलों से भिड़े हुए थे और उसके चंद मिनटों के बाद ही पुलवामा में आतंकवादियों ने पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल गनी डार की गोली मारकर हत्या कर दी। यानी एक तरफ कश्मीर में सत्ताधारी भी आतंक के निशाने पर है और दूसरी तरफ कश्मीर का तनाव अब देश के दूसरे हिस्सों में घाटी के लोगों पर असर डाल रहा है। आलम इस हद तक हो चला है कि राजस्थान के प्रतिष्ठित बिट्स पिलानी के एक कश्मीरी स्कॉलर हाशिम सोफी को धमकियां दी गई, जिसके बाद उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। और ये हाल तब जबकि केंद्र सरकार बाकायदा अपील कर चुकी है कि कश्मीरी छात्रों के साथ भेदभाव ना हो। दरअसल घाटी का संकट अब छोटे से इलाके का संकट भर नहीं है, इसके व्यापक निहितार्थ हैं। केंद्र राज्य का तालमेल और बीजेपी पीडीपी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। महबूबा और बीजेपी के बोल आपस में ही टकरा रहे हैं, फिर भी दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। चुनी हुई सरकार या राष्ट्रपति शासन के बीच हालात फंसे हुए हैं और बिना किसी तैयारी के दिल्ली में महबूबा जब हालात ठीक करने की प्राथमिकता बता रही है तब वह उन अंतर्विरोधों पर ही खामोशी बरत रही है जो बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए उनके सामने खड़े हैं। देखिए, पहले हालात को हम ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए 2-3 महीने में हालात इतने हम ठीक कर लेंगे कि उसके बाद डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो सकता है। यानी हालात चिंताजनक है, सीधा कोई हल नहीं। चुनी हुई सरकार से इतर गवर्नर रूल का सवाल उठता है तो महबूबा कहती है यह गेंद तो केंद्र सरकार के पाले में है। Sorry? Is governor's rule and all that is for the central government to answer. I can't say. जी, जवाब केंद्र सरकार को देना है, लेकिन मसला सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर ये स्थिति नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ और कश्मीर के इर्द गिर्द देखें। इस देश के भीतर की स्थितियों को टटोलते हुए 5 जगहों की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं।
अपनी बेबसी, अपनी अपनी परेशानी, अपना अपना दर्द है, लेकिन हाशिए के लोगों का दर्द सतह पर एक हो जाता है, क्योंकि उनका दर्द सीधा सिरे को जोड़ता है बुनियादी जरूरतों के मयस्सर न होने से। मसलन लखनऊ के इस राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शनिवार को भयंकर दर्द से जूझती 24 बरस की गर्भवती महिला कलीमू पहुंची तो उसे एक इंजेक्शन देकर डॉक्टरों ने टरका दिया। रात भर दर्द से जूझती रही, सुबह फिर अस्पताल जाने निकली, लेकिन रास्ते में ऑटो में ही उसकी मौत हो गई। 1 रुपए में इनकी पर्ची कटती है और आप देख रहे हैं कि घंटों ये लोग इसी तरह कतार में खड़े रहते हैं। बिल्कुल पीछे तक देखिए, नजर दौड़ाइए तो पीछे तक आपको मरीज खड़े हुए नजर आएंगे। कुछ वहाँ पे बैठे हैं। संगीता 8 महीने की गर्भवती हैं। बताइए संगीता, क्या दिक्कत है आपको? दर्द हो रही, दर्द हो रही है, सुनवाई कोई नहीं है। कब से? कल से। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में आज 200 गांव के किसान सड़क पर उतर आए। किसानों का आरोप है डैम का काम पूरा होने के बावजूद उन्हें पानी मिल नहीं रहा, लिहाजा खेती उचड़ रही है। तो पूरा अवर्षण प्रवण है, अकाल की स्थिति हमेशा रहती है, बरसात बहुत कम हो जाती है। 200 मिलीमीटर बरसात होने वाला ये सब एरिया है, इसको पानी मिलना चाहिए, ये किसानों की मांग है। जालौन के उरई में इन महिलाओं को पानी, बिजली और साफ सफाई को लेकर शिकायतें हैं और इन शिकायतों को लेकर वह डीएम के दफ्तर पहुंच गई। डीएम साहब ने हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिया और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने को मजबूर किया, लेकिन हम लोग कितनी समस्या से जूझ रहे हैं, बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के कई गाँव का ये नजारा है, जहाँ सैकड़ों महिलाओं का इकलौता काम पानी भरना ही है, क्योंकि गाँव में पानी आता ही नहीं। और गाँव में युवाओं की शादियां तक अटकी पड़ी हैं, क्योंकि कोई महिला शादी कर इस गाँव में आना नहीं चाहती। तो खुशियारी गांव और उसके आसपास के इलाकों में कुल 25,000 लोग रहते हैं, लेकिन हैंडपंप है 28 और इन हैंडपंप से जो पानी आता है वह भी खारा। दिन भर भरती है पानी, है ही नहीं यहाँ पानी। सरकार ने बहुत सारा ट्यूबवेल लगाया, वहाँ से पानी क्यों नहीं लेते? कहाँ है गाँव में ट्यूबवेल? इस गाँव में ट्यूबवेल नहीं है। केवल बहुतेरे सवाल हैं और हर जगह के सवाल है, प्रांत दर प्रांत सवाल है, और शायद इन सवालों को लेकर आज दस्तक के आखिर में हम आपको कोई गीत नहीं सुनाएंगे। आज रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रकवि, उनकी पुण्यतिथि है और संयोग देखिए 1952 में वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। नेहरू ने किया था। 1954 में उन्होंने एक कविता लिखी, उस कविता का पाठ उन्होंने संसद के भीतर भी किया। हमें लगता है आज उस कविता को सुन लीजिए। भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। रेशमी कलम से भाग्य लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर भर पेट बांधकर सोए हो। असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या जल में बह जाते देखा है। क्या खाएंगे ये सोच निराशा से पागल बेचारों को नीरव रह जाते देखा है। जलते हैं तो ये गांव देश के जला करे, आराम नई दिल्ली अपना कब छोड़ेगी। या रखेगी मरघट में भी रेशमी महल, या आंधी की खाकर चपेट सब छोड़ेगी। चल रहे ग्राम कुंजों में पछिया के झकोर, दिल्ली लेकिन ले रही लहर पुरवाई में। है विकल देश सारा भाव के तापों में, दिल्ली सुख से सोई है नरम रजाई में। तो होश करो दिल्ली के देवो, होश करो, सब दिन तो यह मोहनी न चलने वाली है। होती जाती है गर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है।